नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंची, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू मुख्यमंत्री आवास के पास सेफ हाउस में पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों से मुलाकात कर बैठक की। बैठक में संसदीय कार्यकारी मंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल सहित बीजेपी के सभी 47 विधायक, लोकसभा और राज्यसभा के सभी 8 सांसद बैठक में मौजूद रहे। तो देहरादून में उत्तराखंड दौरे पर पहुंची द्रौपदी मुर्मू, एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू। तो आपको बता दें कि देहरादून पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। के स्वागत के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर देहरादून में द्रौपदी मुर्मू पहुंची, तो वहीं इस दौरान बीजेपी के कई पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान बीजेपी के सांसद, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंची। इस दौरान एयरपोर्ट पर उत्तराखंड के पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ राष्ट्रपति उम्मीदवार का स्वागत हुआ। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए देहरादून के लिए रवाना हुई। तो वहीं देहरादून में राष्ट्रपति पद की हुई दावेदार द्रौपदी मुर्मू ने कलेक्ट्रेट में मौजूद शहीद स्मारक स्थल पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, देहरादून की तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां पर द्रौपदी मुर्मू का जोरदार स्वागत किया गया। तो वही आपको बता दें कि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उनका ये जोरदार स्वागत किया और जिसके बाद वो सड़क मार्ग से देहरादून पहुंची। तो वहीं प्रदेश में पहुंचने पर द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया गया। देहरादून में 1 दिवसीय राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस मनाया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान जो मत्स्य पालक अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया। अपने संबोधन के दौरान सीएम धामी ने कहा कि जहां हम एक तरफ रोजगार की बात कर रहे हैं, तो वही रोजगार केवल सरकारी नौकरी से पूरा नहीं होगा। इस तरह के स्वरोजगार से भी लोगों को रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी का सपना है कि चाहे मत्स्य पालन के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में, इन सारी योजनाओं को हमने धरातल पर उतारना है। इस मौके पर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। तो देहरादून में जहां आपको बता दें कि 1 दिवसीय राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस मनाया गया, तो वही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और आपको बता दें कि इस दौरान अच्छा मत्स्य पालक में अच्छा करने पर उन्होंने सम्मानित भी किया। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि हमने बहुत शॉर्ट नोटिस में निवेदन किया था कि 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस है, आपको इसमें शिरकत करनी चाहिए और मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि वो यहाँ पर आए। और जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पे बहुत सारे मत्स्य पालकों से बात करी, कृषकों से बात करी और उन्होंने 3-4 समस्याएं सामने रखी थी। देखिए, हमारे मत्स्य पालक का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा हुआ है, 6000 मीट्रिक टन हम हर साल का कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मार्केटिंग उसकी अच्छी नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सही रेट नहीं मिल पाएगा हमारे किसान भाइयों को। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मंच में निवेदन किया था कि हमको 2 मंडियाँ स्थापित करने की इजाज़त दी जाए, जो प्रोसेसिंग यूनिट भी होगी, स्टोरेज यूनिट भी होगी और बिक्री भी वहीं से होगी। और उन्होंने हमारे आवेदन को माना। और जहां हम एक तरफ रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार केवल सरकारी नौकरियों से ही पूरा नहीं होगा। इस प्रकार के जो स्वरोजगार के उपक्रम हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है
मत्स्य पालन के क्षेत्र में, भेड़ पालन के क्षेत्र में और गाय पालन के क्षेत्र में, कृषि में, उस अवधारणा को व्यवहारिक रूप से धरातल पर लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और इन सबको प्रोत्साहित करने की जो भी योजनाएं हो सकती हैं, उन सब योजनाओं को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं और हमारी कोशिश है कि ये आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है, उस कल्पना को निश्चित। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दौरा किया। इस दौरान मंत्री अजय भट्ट ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती को लेकर विपक्ष के जरिए किए जा रहे विरोध को दरकिनार किया। मंत्री ने कहा कि जो विपक्ष के नेता इस योजना का विरोध कर रहे थे, उनके लिए ये सबक है कि देश का युवा देश प्रेम के साथ कितना जुड़ा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारतीय वायुसेना, जल सेना और थल सेना में भर्ती के रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही युवाओं ने अग्निवीर के पदों पर भर्ती के लिए रिकॉर्ड तो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। वहीं आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि युवाओं ने ही नहीं बल्कि देश की बेटियों ने भी बड़ी संख्या में अग्निवीर बनने के लिए एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन किया है। लिहाजा जो विपक्ष इस योजना का विरोध कर रहा है, उसे भी इस बात को समझना चाहिए कि ये योजना देश के भविष्य के लिए बेहतर साबित होगी। तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने जो हल्द्वानी का दौरा किया, तो वही आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष के विरोध को भी दरकिनार किया और उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना में रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं और साथ ही साथ जो देश की युवा युवतियां हैं वो भी अग्निवीर के लिए बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। विरोध हो रहा होता वास्तव में तो इतनी बड़ी संख्या में कोई भी परीक्षा के लिए नहीं आते। अब आप देखिएगा कि जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इतनी बड़ी संख्या में हमारे युवक आ रहे हैं अग्निवीर के लिए कि जो विरोध भी कर रहे थे उनको उसका उत्तर मिल गया है। आखिर समझना चाहिए ये बच्चों के भविष्य के लिए, बेरोजगारों के भविष्य के लिए। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां वरिष्ठ कांग्रेसी आरपी रतूड़ी और कमलेश रमन ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। साथ ही सोशल मीडिया में इस्तीफे की जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक आरपी रतूड़ी 45 सालों से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे थे, तो वहीं कमलेश रमन महिला कांग्रेस को मजबूत कर रही थी, लेकिन दोनों नेता पार्टी में गुटबाजी से नाराज थे। इस दौरान आरपी रतूड़ी ने कहा कि कांग्रेस ने 2017 की हार से सबक नहीं लिया, यहां तक कि 2027 में भी कांग्रेस चुनाव नहीं जीतना चाहती है। तो आरपी रतूड़ी ने कांग्रेस से इस्तीफे की जानकारी दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने इसकी जो बड़ी वजह है वो पार्टी में चल रही गुटबाजी को बताया है और उनका कहना है कि पार्टी ने 2017 में हुई हार से भी सबक नहीं लिया और कांग्रेस पार्टी 2017 में भी चुनाव नहीं जीतना चाहती है। कमलेश रमन जी हमारे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी हमारे कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण पदों में भी रह चुके हैं और कमलेश रमन जी यहाँ महानगर कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, अभी वर्तमान वो महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। अभी डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी से सुबह मेरी टेलीफोन में बात भी हुई है। पार्टी के अंदर छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। डॉक्टर रतूड़ी जी की कोई मांगे होंगी, कोई बात होगी जिससे वो आहत होंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी इससे अवगत करा दिया गया है। मैं समझता हूं कि डॉक्टर आरपी रतूड़ी से बात करने के पश्चात इस बात को निपटा लिया जाएगा, क्योंकि हमारे कांग्रेस के लीडर हैं। अगर छोटी मोटी कोई बात होगी तो आपसी भाईचारे से आप देहरादून में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो भारत सरकार के मंत्रियों को न्यायमूर्तियों के नाम पर लोगों को ठगने और आम लोगों का काम कराने के एवज में पैसे कमाते थे। जानकारी के मुताबिक इस गिरोह का जाल दिल्ली, यूपी से लेकर उत्तराखंड तक फैला हुआ है। ये आरोपी इतने शातिर हैं कि कई अधिकारियों को भी अपने झांसे में फंसा चुके हैं। इनका फंसाने का तरीका था कि पहले ट्रू कॉलर
कॉलर में फर्जी नाम सेव करते थे और फिर अधिकारियों को फोन करते थे, साथ ही अपना रॉब रुतबा दिखाते थे। पुलिस की माने तो कई अधिकारी भी इनके जाल में फंसे थे। हालांकि आरोपियों पर दिल्ली और यूपी में भी इसी तरह की धोखाधड़ी के चलते कई मुकदमे दर्ज है। इतना ही नहीं, इस पूरे गिरोह में कई बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। तो देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मंत्रियों के नाम पर ये लोगों से ठगी करते थे और काम कराने के एवज में लोगों से पैसे वसूलते थे। तो आपको बता दें कि 2 आरोपी जो हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये दोनों आरोपी मंत्रियों के नाम पर ठगी करते थे, लोगों को फर्जी कॉल करते थे और उसके बाद काम करवाने की एवज में उनसे पैसे भी वसूलते थे। देखिए, बेसिकली एक प्रकरण हमारी नॉलेज में आया था जिसमें कि तथाकथित व्यक्ति जो एक्यूज है उसके द्वारा एक सीनियर अधिकारी से संपर्क साधा गया था और अपने आप को माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बताया गया था। तो इस पे जो सीनियर अधिकारी थे उनको शक हुआ, उनके द्वारा पुलिस से संपर्क किया गया। पुलिस के संपर्क में आने के बाद हमारे द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, मुकदमा पंजीकृत किया गया और तब हमें पता पड़ा कि जो अभियुक्त है उसका कोई भी लेना देना किसी भी। और रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होना है। विधानसभा भवन देहरादून में मतदान होगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये मतदान किया जाएगा। तो सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल ने आदेश जारी किए हैं। विधानसभा भवन देहरादून में होगा मतदान। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर देहरादून से, जहाँ राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा तो वही विधानसभा भवन में ये मतदान किया जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तो सचिव विधानसभा ने ये जानकारी दी है और आदेश भी जारी किए हैं। बड़ी और अहम जानकारी, विधानसभा भवन देहरादून में होगा मतदान। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल ने जारी किए आदेश। तो विधानसभा भवन देहरादून में होगा मतदान। ये बड़ी और अहम खबर, राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को विधानसभा भवन देहरादून में मतदान होगा। तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल ने ये आदेश जारी किए हैं। विधानसभा भवन देहरादून में मतदान किया जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल ने आदेश जारी किए हैं। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा। तो वही विधानसभा भवन देहरादून में मतदान किया जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये मतदान होना है। तो सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल ने आदेश जारी किए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ गए श्रीनिवास पंची। श्रीनिवास पंची, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, ऐसे में मतदान होना है, तो क्या कुछ तैयारियां उसके लिए की गई हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां सबसे पहले जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में और पूर्व मुख्यमंत्री, सांसदों और विधायकों के साथ सबसे पहले शहीद स्मारक पर जाकर के उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद बीजापुर सेफ हाउस में जाकर के तमाम जो 47 विधायक हैं उनके अलावा सांसदों के साथ उनकी वार्ता चल रही है। और इसके अलावा क्योंकि 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है, उसके लिए निर्वाचन की प्रक्रिया को विधानसभा के सचिव मुकेश सिंघल ने आदेश जारी किया है कि 18 जुलाई को उत्तराखंड में 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा, जिसमें तमाम विधायक और सांसद प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने भी आज
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एनडीए की द्रौपदी मुर्मू की जो बैठक थी, उस बैठक में शिरकत की है, जिसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ निर्दलीय विधायक भी एनडीए के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि 18 जुलाई को ये मतदान होना है, तो इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जहां तक लोकसभा परिषद या प्रांगण की बात कर लें, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाना है, उसमें सांसद विधायक वोटिंग करेंगे और इसके लिए पूरी व्यवस्था विधानसभा परिसर में की गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तमाम जो विधायक हैं उनके लिए सबसे पहले तारीख का ऐलान आज कर दिया गया है कि 18 तारीख को उत्तराखंड के राजधानी देहरादून के विधानसभा में तमाम सांसद और विधायक आकर के अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है, जिसके लिए वो अपील करने के लिए सांसद और विधायकों से या जनप्रतिनिधियों से अपने पक्ष में समर्थन मांगने के लिए आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं और तमाम विधायक और निर्दलीय विधायकों के अलावा जनप्रतिनिधियों ने इनको समर्थन देने का ऐलान भी किया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं 2 साल बाद शुरू हो रही कांवड़ यात्रा में इस बार कांवड़ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, लिहाजा सरकार की ओर से कांवड़ के लिए कुछ खास व्यवस्था लागू की गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए आने वाले शिव भक्तों से सरकार ने अपील की है कि वो 7 फुट से ज्यादा ऊंची कांवड़ ना लाएं। इसके साथ ही डीजे भी नियंत्रित आवाज में बजाएं। तो वही डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कांवड़ियों की सुविधा के लिए सभी तैयारियां की जा चुकी हैं और शांतिपूर्ण ढंग से जो कांवड़िए हैं वो जल लेकर जाएं और जो निर्देश दिए गए हैं उनका भी पालन करें। वही कांवड़ यात्री भी इन सभी निर्देशों का पालन जरूर करें। तो 2 साल बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है और ऐसे में सरकार ने भी शिव भक्तों से अपील की है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है इस यात्रा को सफल बनाएं और साथ ही साथ 7 फीट से ऊंची कावड़ ना रखें। जो डीजे है उसको भी एक नियंत्रित आवाज में बजाएं और इसके अलावा सभी नियमों का पालन वो जरूर करें। दो साल कोरोना की वजह से कावड़ यात्रा नहीं हो पाई थी और अब 2 साल बाद कावड़ यात्रा होने वाली है और ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। शासन प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है, सुरक्षा को लेकर के सभी तैयारियां की गई और उसके अलावा शिव भक्तों से सरकार ने अपील भी की है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से कावड़ यात्रा को सफल बनाएं और साथ ही साथ 7 फीट से ऊंची कावड़ ना लाएं। इसके अलावा डीजे को भी एक नियंत्रित आवाज में रखने की अपील उन्होंने की है। अभी भी व्यवस्था यही की है कि 7 फुट से लंबी कांवड़ न रखी जाए और बाकी में भी हमारा ओवरऑल प्रयास है कि ऐसा हम काम करें औरों को असुविधा न हो। अभी यही प्रयास होगा कि वो नियंत्रित ढंग से उसको करें। अगर कोई नहीं करते तो फिर हमें बड़ा और केंद्रीय रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रुद्रपुर का दौरा किया और विकास भवन पहुंचकर नारी शक्ति सहकारिता संगठन के जरिए निर्मित उत्पाद की विस्तृत रूप से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और अन्य उत्पादों की खरीदारी की और विकास भवन परिसर में फलदार पौधे लगाए। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री भट्ट ने कहा कि अगर पर्यावरण को शुद्ध करना है तो हर व्यक्ति को कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही आम जनता से अपील करते हुए कहा कि हरेला पर्व पर्यावरण को समर्पित है, इस मौके पर एक पौधा जरूर लगाएं। कोरोना काल में ज्यादातर लोगों ने ऑक्सीजन के महत्व को समझा है। पर्यावरण को अगर हमको शुद्ध करना है, जो ऑक्सीजन की दिनों दिन कमी होती जा रही है, दूषित होती जा रही है, उसको हमने शुद्ध करना है। ये समझिए कि हम अपनी सुरक्षा करें। हर व्यक्ति को एक पेड़ तो कम से कम लगाना चाहिए, वैसे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो ये होना बहुत आवश्यक है। इसी के तहत यहाँ पर आज
हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हरदेश ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक ने कहा कि नगर निगम हर साल लाखों रुपए का बजट नालों की ओर और नहरों की सफाई के लिए खर्च करता है, लेकिन वो सफाई कहां होती है आज तक किसी को पता नहीं चला और ड्रेनेज सिस्टम भी आज तक कागजों में ही चल रहा है। यही वजह है कि शहर में जलभराव जैसे हालात हो गए हैं। तो वहीं HPCL कंपनी ने सड़कों को पूरी तरह खोद दिया है। अब थोड़ी सी बरसात में भी ये हालत खराब हो गए हैं और आपको बता दें कि बीते दिनों हुई बरसात में शहर में भारी जलभराव हो गया, नहर और नालों में ओवरफ्लो होने लगा और ड्रेनेज सिस्टम भी फेल हो गया है। देखिए, नगर निगम लगातार नालों के ऊपर खर्चा दिखाता है, लाखों लाख रुपए का, 85 लाख रुपए का प्रति वर्ष। आज तक आपने नाले साफ होते हुए शहर में देखे हैं? मैंने अपने आंखों से नहीं देखे। ये केवल खाऊं और खिलाऊं नगर निगम की जो पॉलिसी है, जिससे पूरे शहर की जो अव्यवस्थाएं हैं, सारी सड़कें यहाँ पे खुदी पड़ी हैं। HPCL हो, वो नगर निगम को एक अमाउंट देता है, एक परसेंटेज देता है रोड बनाने का कि मॉनिटरिंग हो, लेकिन आप देख लीजिए सड़कें जो खुदी है महीनों तक उनकी बदहाली है। तो नाले हो, पद नाले हो, सफाई हो, व्यवस्था हो, नगर निगम शून्य। पौड़ी में डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने सड़क के किनारे खड़े पुराने वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि जिले की संबंधित नगर पालिका, नगर निगम और PWD विभाग अपने अपने क्षेत्र के तहत कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे खड़े पुराने वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का काम करेंगे। वहीं अगर किसी विभाग के जरिए लापरवाही बरती जाती है तो उस विभाग की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा समस्त स्थान जहां पर पुराने वाहन खड़े हैं, PWD और नगर निगम नगर पालिकाएं अपने अपने क्षेत्रांतर्गत इन सभी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा करने में कोई लापरवाही किसी विभाग द्वारा की जाएगी, संबंधित विभाग का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाएगा। जो भी मशीन इस तरह से खड़ी होगी, उसका जो भी स्वामी होंगे उसके बारे में भी परिवहन विभाग से सूचना प्राप्त की जाएगी और उसको हटाने के लिए PWD को या नगर पालिका नगर निगम 14 जुलाई से शुरू हो रही नीलकंठ की कांवड़ यात्रा को अंतिम रूप देने के लिए SP देहात ने ऋषिकेश में मुन्ही गिरेती और लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में फैसला लिया कि कांवड़ यात्रा के दौरान तीनों जिलों की पुलिस किसी भी हालात में आपसी सामंजस्य को टूटने नहीं देगी। सभी पुलिसकर्मियों को मोबाइल 24 घंटे ऑन रखने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई भी अधिकारी लापरवाही करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की शिकायत जिले के कप्तान को भेजी जाएगी। तो वही कांवड़ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। व्यापारियों से CCTV को दिन रात चालू रखने की अपील की गई है। वही कांवड़ियों के रहने, खाने पीने और पार्किंग की भी व्यवस्था बनाई गई है। तो आपको बता दें कि 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक भी की गई है, जहां पर SP ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। तो वही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। चूंकि अब कांवड़ मेला हमारा स्टार्ट हो रहा है 14 जुलाई से, जो 26 जुलाई तक चलता है, जिसमें बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं का आगमन रहता है और चूंकि ऋषिकेश से ही ये रूट नीलकंठ के लिए जाता है, तो उसी की आज चर्चा करने के लिए ट्रैफिक प्लान और पार्किंग वगैरह कहाँ रहेगी, तो उसकी एक मीटिंग की गई थी जिसमें टिहरी जनपद के भी ऑफिसर्स और पौड़ी के भी ऑफिसर्स और फिर हमारे यहाँ देहरादून के, ऋषिकेश के सारे ऑफिसर्स थे, तो उनसे आपस में विचार। खबर चंपावत से, जहां पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से जिला प्रशासन ने नदी तट वाले इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया है, जिसके चलते टनकपुरा शारदा घाट पर जल पुलिस ने जवानों को अलर्ट पर रखा है। आपको बता दें कि पूर्णागिरि तीर्थ स्थल में लगने वाला सरकारी मेला समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री श्रद्धालु पूर्णागिरि माता के दर्शन करने टनकपुर आ रहे हैं। ऐसे में तीर्थयात्री टनकपुर शारदा घाट पर स्नान कर माता के दर्शन को जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे में शारदा नदी के बड़े जलस्तर को ध्यान में रखते हुए तीर्थयात्रियों को गहरे पानी में जाने से रोकने और संकटकालीन बचाव कार्य करने के लिए जल पुलिस की टीम 24 घंटे मुस्तैद है। शासन के आदेश के अनुसार 24 घंटे अलर्ट रहते हैं और यात्री
दायरे में जाता है तो उसको रोकते हैं और कोई बात है तो उसका रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाल देते हैं। फिलहाल जो पहाड़ में काफ़ी बरसात हो रही है तो लगातार जलस्तर बढ़ रहा है नदी का, तो उसी हिसाब से जो हमारी पूरी टीम जो रेस्क्यू भी करते हैं हम यहाँ पे, और यात्री को समझाते हैं कि ज़्यादा गहरे पानी में मत जाओ। उसके बाद भी लगातार पूर्णागिरि का मेला लगातार चल रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं लक्सर तहसील के पास से बह रही सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से नदी पर बना हुआ तटबंध टूट गया और आसपास के इलाकों में पानी घुस गया, जिससे गांव के लोगों में हड़कंप मच गया। तो वहीं मामले की सूचना लक्सर के एसडीएम गोपाल राम बिनवाल को दी गई है और क्षेत्रीय लेखपाल अंशु काम्बोज ने बताया कि एसडीएम के निर्देश पर वो जेसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से सोलानी नदी के तटबंध में बने रास्ते को तत्काल भर दिया गया। फिलहाल गांव की हालत सामान्य है और लोगों में किसी तरह का भय नहीं है। एसडीएम की ओर से सोलानी नदी के तटबंध को निगरानी के लिए राजस्व कर्मचारी तैनात किए गए हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।